हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आऊँ जनरल साइंस संबंधित टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है गति। गति को इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। क्या कहा जाता है भाई? मोशन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आप ईपीएफओ, रीट फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, इसके अलावा पटवारी, एनी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस आती हो, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक। तो बता देता हूँ भाई क्या होती है ये मोशन। तो आप इस पूरे वीडियो को आपको ढंग से देखना है, ताकि आने वाले जो कंपटीशन, जो एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको भली प्रकार से कर सकें। तो बता देता हूँ भाई, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। बता देता हूँ भाई, समय के साथ जो वस्तु की स्थिति में जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंटरचेंजिंग या फिर जो चेंजिंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? मोशन कहा जाता है। समय के साथ वस्तु की पोजीशन में चेंजिंग हो जाए तो उसको हम गति कहते हैं। जैसे अपनी स्थिर अवस्था में कोई वस्तु रखी हुई है और वो गतिशील हो जाए तो वो उसकी गति हो गई, मोशन हो गया। तो ये गति कई प्रकार से हो सकती है भाई। एक ही पथ पर एक ही प्रकार की गति को बार बार दोहराया जाना क्या कहलाता है भाई? कौन सी गति होती है? वो आवर्त गति होती है। बता देता हूँ भाई, गतियों का प्रकार। गति कई प्रकार की होती है, इसमें बता देता हूँ। सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, कंपन गति, घूर्णन गति, सरल और आवर्त गति। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की गतियाँ आपको इस चैप्टर में पढ़नी है, जिनमें से अधिकतर क्वेश्चन पुट ऑफ होता है। तो बता देता हूँ भाई इसमें क्या है। तो गति का 5 प्रकार: सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, कंपन गति। तो पहले भाई सरल रेखीय गति, हार्मोनिक मोशन। बता देता हूँ भाई, इसमें सरल रेखा में होने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जो एक ही सरल रेखा में गति होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति, सड़क यदि सीधी हो और उस पर कोई वाहन जा रहा हो तो वाहन की जो गति होगी वो कैसी गति होगी? सरल रेखीय गति होगी। फिसल पट्टी पर फिसलता हुआ बालक, कोई फिसल पट्टी होती है, नत्तल बोलते हैं इसको भाई। तो नत्तल पर से कोई बालक फिसलता है, फिसल पट्टी पर से फिसलता है, तो बालक की जो गति होगी वो सरल रेखीय गति होगी। इसके अलावा सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, जो ट्रेन होती है, जो उस पर जो सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की जो गति होगी वो भी सरल रेखीय गति होगी। ध्यान रखना में एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भाई सेकंड बताता है वर्तुल गति। दिखा दे रहा है भाई, वर्तुल गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है, जिसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तब वह गति वृत्ताकार गति कहलाती है, इसको वर्तुल गति भी कहा जाता है। जैसे माना कि आपने किसी एक धागे में एक छोटे से पत्थर को बांध लिया जाए और उसको चारों तरफ इस प्रकार से घुमाया जाए कि सर्कुलर आकार में घूमे, तो वो इस प्रकार की जो पत्थर की जो गति होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। वृत्ताकार गति का सबसे अच्छा उदाहरण है भाई कोलू के बैल का वृत्ताकार पथ पर घूमना, चक्री झूले का घूमना। जो चक्री का झूला होता है, इसमें बच्चों को झुलाया जाता है, वो भी एक वर्तुल गति अर्थात वृत्ताकार जो गति होती है उसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भाई नेक्स्ट आपके पास सबसे मोस्ट कंपन गति। कंपन गति के बारे में देखना सभी को। कंपन गति किसी पिंड या कण की साम्यावस्था के इर्द गिर्द होने वाली आवर्ती गति को कंपन गति या दोलन गति कहा जाता है, ऑस्कुलेशन मोशन। तो ध्यान रखना भाई, जो दोलन गति जो होती है वो किसी साम्यावस्था के इर्द गिर्द, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, तो घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसके पथ को क्या करना चाहिए भाई? दोहराना चाहिए। तो वह गति इसमें वस्तु कंपन करती है, उसे कंपन गति कहते हैं। कंपन गति करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति जो एक सरल आवर्त गति का ही क्या एक एग्जाम्पल है। सरल आवर्ती गति का जो एग्जाम्पल पता होगा, घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो सरल आवर्ती गति का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान रखना भाई, सिंपल उसको पेंडुलम कहा जाता है वही। तो जब ये कंपन सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है तो इसका मतलब पेंडुलम भी इसमें होना चाहिए। इसके अलावा भाई पदार्थ के अणुओं की गति, जो पदार्थ होता है उसका जो अणुओं का जो गति होती है, जो तो ध्यान रखना भाई, जो उसका जो मॉलिक्यूलर होते हैं उनका जो मोशन होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है कंपन का। सितार के तार की गति, सितार होता है उसके तार की गति भी कंपन गति का ही एग्जाम्पल होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई हम घूर्णन गति।
घूर्णन गति भाई दिखा दे रहा होगा भाई इसमें, साइकिल का पहिया अपने अक्ष पर घूमता है, पहिए को इस गति को क्या कहता है भाई, घूर्णन गति कहा जाता है। अर्थात अक्ष पर होने वाली गति, अक्ष नहीं हटना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु जैसे पहिया कोई भी हो उसका अक्ष एक फिक्स होना चाहिए। तो अक्ष पर जो घूमता है उसके द्वारा जो गति होती है उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं भाई, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि लट्टू कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है, जो कुम्हार का चाक होता है वो अपनी एक अक्ष पर एक फिक्स जो पाथ होता है उसी में क्या करता है, वो मोशन करता है। तो उस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहा जाता है, ध्यान रखना भाई। तो किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे साइकिल के पहिए की गति, कुम्हार के चाक की गति, घूमते हुए लट्टे की जो लट्टू होता है उसकी गति। तो ध्यान रखना भाई, इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट भाई इसमें सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। बताता भाई ये कंपन गति की इसी का एग्जाम्पल है, आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति के उदाहरण है घड़ी की पेंडुलम की गति, पहले बता चुका हूँ मैं, घड़ी के पेंडुलम की जो गति है वो आवर्त गति का एग्जाम्पल है। यदि कभी भी आ जाए तो कंपन ऑप्शन होने पर भी आप उसमें आवर्त गति ही करोगे, क्या करोगे, आवर्त गति ही करोगे। बल्कि आवर्त गति का एक एग्जाम्पल के तौर पर मोशन कंपन गति होती है, जिसमें पदार्थ में जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं, उनका जो मोशन होता है वो उसका कंपन गति का एग्जाम्पल था। तो ध्यान रखना भाई, घड़ी का पेंडुलम की गति पूछा जाए या बालक के झूलने की गति या फिक्स अंतराल के बाद वही दोहराई जाए तो वो सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार से ये गतियां रहीं। इसके अलावा नेक्स्ट बाय इसमें विस्थापन, बहुत ही मोस्ट, इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ध्यान रखना भाई, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंट है पता होगा, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। तो बता देता हूँ भाई, आप अंतर के आधार पर ही। तो भाई विस्थापन जो होता है, बता देता हूँ, किसी वस्तु की स्थिति सदिश में परिवर्तन को, ध्यान रखना भाई इसमें मुख्य पॉइंट क्या है, सदिश, उसके विस्थापन कहते हैं। अर्थात ये उनके प्रारंभिक बिंदु जैसे ए और अंतिम बिंदु बी, इन दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होगी उस दूरी को हम विस्थापन कहेंगे। माना कि कोई व्यक्ति ए से पहले सी गया, सी से बी पर गया, डिस्टेंस पूछा तो आप यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस होगा। माना कि ये 5 चला, ये 6 चला, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 हो गया। लेकिन आपने जब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के ए और बीच के जो मध्य में जो लंबाई है वो 7 मीटर है, पूछ लिया जाए कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन इसका 7 मीटर होगा। तो ध्यान रखना भाई, हमेशा जो विस्थापन जो होता है वो डिस्टेंस से कम होगा या उसके बराबर होगा। अर्थात विस्थापन जो होगा वो लेस देन एन इक्वल दूरी, ध्यान रखना भाई, दूरी का या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा, क्योंकि एक सीधी दूरी होती है। तो ध्यान रखना, जैसे ए से बी तक के चला 5 मीटर और यहाँ से 12 मीटर, आपने पूछ लिया विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू इसका विस्थापन। तो कितना हो गया भाई, 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 का अंडर रूट लोगे तो आप कितना आ गया भाई, 13 मीटर आ गया। तो विस्थापन कितना होगा, 13 होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। माना कि कोई व्यक्ति ए स्थान से लेकर के पहले बी स्थान पर गया और बी से बाद वो सी स्थान पर पहुँच गया। अब यहाँ से ऐसे चला के भाई 3, फिर चला भाई 4। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप इसका सीधा जोड़ दोगे, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। डिस्टेंस कितना हुआ, 7 मीटर हो गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन के लिए आप इसका सीधा दूरी निकालोगे, ए से सी तक का सीधा दूरी निकालोगे। तो ए से सी तक का सीधा दूरी कैसे प्रकार निकालोगे भाई, ऐसे पता है 90 डिग्री लग जाएगा, क्योंकि 3 और 4 जो रिलेशन होता है वो इसके 5 के इक्वल टू होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का कितना होता है, 16 होता है। ये किसके बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 हो गया। तो ध्यान रखना भाई,
इसका डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया अर्थात विस्थापन 5 मीटर हो गया। तो ध्यान रखना भाई, इस बता देता हूँ, विस्थापन एक सदिश राशि जिसको वेक्टर कहा जाता है। डिस्टेंस जो दूरी होती है वो स्केलर अर्थात अदिश राशि होती है जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। हाँ भाई, नेक्स्ट है इसमें भाई वेग, इसमें बताया नहीं गया भाई वेग। ध्यान रखना भाई, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहता है भाई? वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी वेग, ध्यान रखना भाई, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर राशि है। कौन सी है? सदिश राशि है। क्योंकि जो वी जो होता है, वेग जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट जो एस होता है और टी अर्थात विस्थापन में परिवर्तन की दर ds अपॉन dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो ध्यान रखना भाई, वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर अर्थात समय के साथ विस्थापन में कितना परिवर्तन हो रहा है वो उसका क्या होगा? वेग होगा। वेग एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो वेग का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना भाई, वेग का जो वेलोसिटी का जो यूनिट होगा अर्थात इसका मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड होगा। तो बता देता हूँ भाई, इसके अलावा त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन है जिस किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है। अगर dv अपॉन dt कर दिया जाए तो वो एक्सेलरेशन a के बराबर होती है अर्थात त्वरण जो होता है वो dv अपॉन dt होता है। तो ध्यान रखना भाई, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का था मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड लग गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका त्वरण। तो ध्यान रखना भाई, यदि बंदूक की गोली किसी चलने के बाद किसी लकड़ी के गत्ते में जाकर के डस जाती है तो ध्यान रखना भाई, उसका दसने पर उसका त्वरण नहीं होगा। उस जगह उसका त्वरण का दूसरा नाम होता है। यदि वो नेगेटिव में होता है अर्थात वो उसके वेलोसिटी को कम करता है तो उसको हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, उसको मंदन कहा जाता है। और यदि वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। जैसे पहला स्पीड 60 की स्पीड थी, 60 मीटर पर सेकंड थी, उसको बढ़ा करके 80 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए तो वो त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण होगा। अन्यथा वो क्या होगा? मंदन होगा। यदि 60 की जगह पर 40 हो गया तो वो मंदन होगा। विशेष ध्यान रखना, दोनों का यूनिट, दोनों का परिमाण तो सब कुछ होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंट होता है। ऐसा होने पर उसका जो साइन होगा वो माइनस में आएगा। बता देता हूँ इसके अलावा भाई कोणीय विस्थापन। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोणीय विस्थापन। तो ध्यान रखना भाई, त्वरण भी एक सदिश राशि ही था। अब नेक्स्ट है भाई हमारा कोणीय विस्थापन, जिसको थीटा कहा जाता है। तो जो हमारा नॉर्मल विस्थापन जो होता है उसी की तरह कोणीय विस्थापन होता है, बस अंतर इतना है कि ये कोणीय रूप में होगा अर्थात जब मोशन जो है वो मोशन यानी वृत्ताकार मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, वृत्ताकार गति होगी तो इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर पर जो थीटा एंगल बनेगा वो इसका कोणीय विस्थापन होगा, एंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा से प्रकट करते हैं। तो ध्यान रखना भाई, वृत्ताकार गति करती हुई कोई वस्तु किसी निश्चित समय रेखा से जो कोण बनाती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। इसका मात्रक रेडियन अथवा डिग्री होता है। क्या होता है? रेडियन अथवा डिग्री होता है। इसके अलावा बता देता हूँ भाई कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा प्रत्येक गति करती हुई वस्तु के कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन को जो दर होगी उसे कोणीय वेग कहते हैं। तो ध्यान रखना भाई, कोणीय विस्थापन में उसी की तरह जैसे वेग जो विस्थापन था उसमें परिवर्तन को वेग कहते थे, उसी प्रकार से कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसको हम कोणीय वेग कहेंगे। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड अथवा डिग्री प्रति सेकंड होगा। ध्यान रखना भाई, उतना ही डिफरेंट है, ओनली बस ये कोणीय वेग है, वो ओनली वेग था। इसके अलावा वो कोणीय विस्थापन है, वो ओनली बस विस्थापन था। दोनों का एक ही यूनिट एक तरह से, क्योंकि कोणीय वेग होने पर उसका विस्थापन होने पर रेडियन होता
उसमें मीटर होता है, तो मीटर पर सेकंड, इसमें रेडियन पर सेकंड होगा। इसके अलावा बता देता हूँ भाई, आवर्त गति, एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहा जाता है भाई। आवर्तकाल कैपिटल टी। जैसे आपने कोई एक इस तरह का एक तरंग है, ये इस तरह से इसका पूरा दोलन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो इस यहाँ इतना जो टाइम लगा इन यहाँ इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक पहुँचने में जितना समय लगा, जो टाइम लगा था, उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब एक पूरा चक्कर करने में जो भी समय लेगा, एक पूरा दोलन करने में जितना भी समय लेगा, उसे आप उसका आवर्तकाल कहोगे। और आवर्तकाल को यदि उल्टा कर दिया जाए, 1/t कर दिया जाए, तो वो उसकी क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। तो ध्यान रखना, आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। 1/टाइम इसका प्रोपोर्शनल टू होता है, तो ध्यान रखना भाई। इसके अलावा बता देता हूँ इसमें और क्या है पूरी खबर। घड़ी की सेकंड की सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड, मिनट की सुई का आवर्तकाल 60 मिनट और घंटे की सुई का आवर्तकाल 12 घंटे होता है। पता होगा सभी ने घड़ी देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं तो ध्यान रखना भाई, आवर्त गति 12 घंटे का होता है। जो घंटे की सुई होती है, जिसको सबसे छोटी वाली सुई कहते हैं, वो 12 घंटे के बाद अपना पूरा आवर्तकाल अर्थात पूरा चक्कर लगा लेती है। तो घड़ी के पेंडुलम की गर्मियों में फैलने से लंबाई बढ़ जाती है। विशेष मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात आवर्तकाल अधिक होने से घड़ियाँ धीमी चलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ध्यान रखना भाई, आवर्तकाल अधिक होने से घड़ियाँ धीमी चलती हैं। इसके विपरीत सर्दियों में सिकुड़ने से घड़ियाँ तेज़ चलती हैं, अर्थात समय जल्दी चला जाता है। ध्यान रखना भाई। इसके अलावा सर्दियों में सिकुड़ने से तेज़ चलती हैं। अतः भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर जो घड़ियाँ होती हैं, पेंडुलम होता है, वो तेज़ चलता है। विशेष ध्यान रखना भाई, ध्रुवों पर तेज़ चलेगा। भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर जो घड़ियाँ हैं वो तेज़ चलेंगी। पृथ्वी पर ऊपर जाने या भीतर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता भाई, घटता है। अतः पेंडुलम बाँस सतह पर रखी हुई है, वायुमंडल या भीतर रखी बाँस से तेज़ चलेगी। तो ध्यान रखना भाई, जो सतह पर रखी हुई है वो तेज़ चलेगी।